जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ बड़माला के। किसके दोस्तों? ये बड़माला के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए। ये यूपी पुलिस और खासकर यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यूपी पुलिस में बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि इन 20 क्वेश्चनों से आपकी पूरी वर्णमाला का रिवीजन हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। राइटर से कह रहा भाषा की मूल इकाई क्या है। वह बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। भाषा की मूल इकाई, देखिए आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा की मूल इकाई क्या है, अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई तो राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि होगा। ठीक है, याद रखेंगे ध्वनि होगा। अच्छा, इससे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे अगर पूछते कि भाषा की सार्थक, क्या पूछते दोस्तों? अगर बोलते भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, क्या बोल देता है? सार्थक लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई तो क्या बोलेंगे? एक मिनट दोस्तों, सार्थक क्या बोलेगा? सार्थक लघुत्तम इकाई बोले तो आप क्या बोलेंगे? तो सार्थक लघुत्तम अगर इकाई की बात करता है, सार्थक लघुत्तम इकाई, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, आप बोलेंगे शब्द। जो सार्थक अगर पूछे सार्थक लघुत्तम इकाई तो राइट आंसर क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? अगर उनमें भी सबसे छोटी इकाई, जैसे इसमें पूछा है मूल इकाई, ठीक है, अगर लेकिन सबसे छोटी इकाई पूछते कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या दोस्तों अगर सबसे छोटी इकाई पूछते कि सबसे छोटी भाषा की इकाई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे छोटी जो इकाई हो जाएगी दोस्तों वो वर्ण हो जाए। क्या होते हैं? देखिए वर्ण सबसे छोटी इकाई हो गया, क्लियर है। अगर पूछे सार्थक लघुत्तम इकाई तो क्या बोलेंगे आप? शब्द बोलेंगे, बिल्कुल सही। अगर आपने मूल इकाई पूछे तो क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करा है? कह रहा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। जो लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह है उसे क्या कहा जाता है? आपके एग्जाम में लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? वर्णमाला कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? वर्णमाला। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां क्या हैं। क्वेश्चन पूछा कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। ये भी एग्जाम में आपके पूछा है, कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो क्या बोलेंगे? कुल वर्ण अगर लिपियां पूछे तो क्या बोलेंगे? 52 पूछेंगे। 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कुल अगर पूछे कुल वर्ण लिपियां कितनी तो 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्या हास्य दीर्घ और लुप्त ये किसके प्रकार होते हैं? इंपॉर्टेंट है। हास्य दीर्घ लुप्त ये किसके प्रकार होते हैं? आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? देखो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि मात्रा के आधार पर, क्या बोले? मात्रा के आधार पर सुर कितने प्रकार के होते हैं, क्या बोलेंगे? मात्रा। एक मिनट दोस्तों, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर तो क्या बोलेंगे? ये आपके होते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल से 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो अगर मुझे हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त क्या है तो ये स्वर के प्रकार हैं। क्या बोलेंगे? स्वर के प्रकार हैं। राइट आंसर आप सभी को याद रखना। और क्वेश्चन पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार है तो भी आप क्या बोलेंगे? 3 प्रकार के आपके स्वर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को। अगला देखा समृद्ध स्वर कौन सा, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसमें बताना समृद्ध स्वर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोलना है? समृद्ध स्वर कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओ है, ई है, या आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या होगा? समृद्ध स्वर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समृद्ध स्वर बताइए राइट आंसर क्या होगा। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है तो क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ई के साथ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई आपका जो है वो समृद्ध स्वर के साथ जाएगा। ठीक है, समृद्ध स्वर क्या होता है? समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर इन्हें कहा जाता है। ऐसी ध्वनियां जो होती हैं, जो स्वर ध्वनियां, कौन सी ऐसी स्वर ध्वनियां, मतलब स्वर होती हैं, स्वर ध्वनियां जो होती हैं जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा के मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचाई और तालु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक समृद्ध स्वर हो जाए। क्लियर आप सभी को। आइए, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, लगातार पूछा जाएगा मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। देखिए तो राइट आंसर क्या है? देखिए पाफा दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ड अड़ा हो जाएगा। ठीक है, ड अड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य। देखिए मूर्धन्य होते हैं क्या? देखो एक का वर्ग होता है, का जो वर्ग होता है वो कंठ हो जाता है। ठीक है, चा वर्ग आपका तालब भी हो जाता है। जो कण जो चा वर्ग होता है वो आपका तालब हो जाता है। जो टा वर्ग होता है टा, ये पूरा आपका मूर्धन्य हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे टा वर्ग पूरा। अच्छा, ये जो आपके शाह होता है, ये वाला शाह, इसे त्रिपल्ली शाह या पेट चिरा शाह बोलते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका मूर्धन्य होता है। क्लियर आप सभी को, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। अगर मैं और ऑप्शन की बात करता हूँ तो और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाफा, ये आपके दंत हो जाएंगे, दंत हो जाएंगे। का खा गा,
ये आपके कंठ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंठ। चा छाजा, ये आपके चा छाजा, ये क्या हो जाएंगे, ये तालब भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये तालब भी हो जाएंगे, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, यार अलावा शाह किस वर्ग के व्यंजन। हालांकि आप सभी को पता होगा, रटा होगा, यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, लेकिन एग्जाम में आपके पूछ लेता है यार अलावा कौन से व्यंजन, तो क्या बोलेंगे, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अगर मैं और भी ऑप्शनों की बात करूँ, जैसे उष्म व्यंजन क्या होते हैं, उष्म व्यंजन तो तीनों तीनों शाह जो होते हैं ये आपके, और हा ये मिलाकर, चार मिलाकर क्या बनते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन बनते हैं। क्लियर है। अगर दंत की बात करें, अभी जैसे पावर्ग पूरा, पावर्ग जो पूरा होता है, सॉरी हाँ पावर्ग थोड़ी होता है, सॉरी पा नहीं तावर्ग होता है, क्या बोलेंगे, पावर्ग नहीं, मतलब तावर्ग होता है, तावर्ग पूरा। और याद रखेंगे ला और ये साथ में ये वाला शाह, ये जो आते हैं दंत में आते हैं, ये ला और शाह, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे तालब ऑप्शन में दिया है, तो तालब में चावर्ग आपको पूरा देखने को मिलेगा, चावर्ग पूरा देखने को मिलेगा, साथ ही या भी देखने को मिलेगा, और या के गोलिया शाह भी देखने को मिलेगा तालबे में। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का कौन सा उदाहरण। देखिए कंठ में बोला जाए प्लस दीर्घ हो और आपका स्वर हो। देखिए चारों ऑप्शन आपको स्वर के दिख रहे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन स्वर हैं, दीर्घ भी हो और आपका कंठस्थ भी है। अच्छा, एक अगर मैं आपसे उदाहरण पूछना चाहूँ, मुझे याद आया, ये जो विसर्ग होता है, विसर्ग जो होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विसर्ग एक मिनट दोस्तों, विसर्ग में गलत लिख रहा हूँ। विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, विसर्ग, ये जो विसर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। जो विसर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान अगर पूछे तो कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कंठ होता है, याद रखेंगे, कंठ होता है इसका उच्चारण स्थान, कंठ होता है। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या बोलेंगे, कंठ होता है, आपको याद रखना है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। कंठ ओष्ठ बोला है, दीर्घ वर्ण स्वर कौन सा। देखिए अगर कंठ की बात करता हूं तो आ, छोटा और बड़ा आ जो होते हैं वो कंठ में आते हैं। ठीक है, और आपके ओष्ठ में ऊ और ऊ, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ में आते हैं। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ओ बनेगा, और ओ भी कौन सा, बड़ा, उसने क्योंकि बूझा दीर्घ, तो आपका ओ ही बनेगा। राइट आंसर क्या होगा, ओ। देखो कंठ में, देखो कंठ की अगर बात करता हूँ तो छोटा और बड़ा ये आपके कंठ में आते हैं। ठीक है, अगर मैं ओष्ठ की बात करता हूँ तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आपके कंठ में ओष्ठ में आते हैं। इन दोनों को मिलाकर ओ बनता है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाए। क्लियर आप सभी को, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैं छोटी ई और बड़ी ई की बात करता हूँ तो तालब भी होते हैं। छोटी ई हो गया, आपकी बड़ी ई हो गया, ये तालब भी होते हैं। ये कैसी दुनिया होती है, तालब भी दुनिया होती है। बेटा आप सभी, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ जाएगा। क्लियर आप सभी को। आइए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ण का स्थान जो होता है वो कंठ तालु से होता है। बताइए, कंठ तालु से होता है। कंठ किस स्थान जो होता है, कंठ मतलब, और तालु देखिए अगर मैं कंठ की बात करता हूँ तो आपको पता है छोटा और बड़ा कंठ होंगे। ठीक है, तालु की बात करता हूँ, तालु क्या होगा, छोटी ई और बड़ी ई। अब इसके मिलाकर क्या बन सकता है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है पता होगा। राइट आंसर क्या होगा, कंठ तालु से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कंठ तालु से क्या बनेगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि आ और ई मिलके क्या बनेगा दोस्तों, ए बनेगा। राइट आंसर, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, कह रहा जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वारा भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये कनिष्ठ सहायक भर्ती अभी 2023 का एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया। 2023 में जो एग्जाम हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैंने ले लिया, और बाकी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा, चंद्रबिंदु। क्या बोलेंगे, चंद्रबिंदु। कहने का मतलब यह है जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा निकलती है और अनुनासिकता प्रकट होती है तो चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना, चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते। ये भी यूपीएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। यूपीएसआई में पूछा गया अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान, तो नाक और मुंह दोनों से होता है, याद रखेंगे। चंद्रबिंदु जो होती है, अनुनासिक स्वर मतलब चंद्रबिंदु जो होती है उसका नाक और मुंह दोनों से उच्चारण स्थान होता है। ये बात आप सभी को याद रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा। ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण भी हो और घोष भी हो। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा। अगर मैं भा की बात करता हूँ, भा, तो आपको ये तो पता है ये ओष्ठ है। क्या दोस्तों, ओष्ठ है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ओष्ठ है, प्लस में आपको महाप्राण भी है। कौन सा, ये महाप्राण है, याद रखेंगे। उसके बाद ये घोष है। क्या है दोस्तों, घोष है। ठीक है, अच्छा उसने क्या पूछा, अल्पप्राण। अगर मैं बाकी बात करता हूँ तो ओष्ठ तो है, क्लियर है, ओष्ठ है। ठीक है, तो ओष्ठ तो सभी हैं, लेकिन ये आपको कौन सा, ये अल्पप्राण देखने को मिलेगा, ये अल्पप्राण देखने को मिलेगा, और साथ ही ये घोष भी देखने को मिलेगा, घोष भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार। यही आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन इनको भी पता होना चाहिए। जैसे पा, ओष्ठ तो आपको पता है कि ओष्ठ है, ओष्ठ तो आपको पता है पा, लेकिन इसके साथ ही ये अल्पप्राण भी है। क्या है दोस्तों, अल्पप्राण है, और साथ में आपका क्या है, ये अघोष है। क्या है दोस्तों, अघोष है, अघोष है। ठीक है, अघोष है। उसके बाद अगर मैं फा की बात करता हूँ, फा, तो आपको पता है ओष्ठ है दोस्तों। क्या है, ओष्ठ है, महाप्राण
महाप्राण है, क्या है, महाप्राण है, और अघोष है, अघोष है। ठीक है, देखो अल्प महा, अल्प महा आपको पता होगा। देखो अगर मैं अल्प प्राण की बात करता हूँ तो पहला, तीसरा, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, ये आपके अल्प प्राण में देखने को मिलते हैं, अल्प प्राण। महाप्राण वही उसका उल्टा हो जाए, मतलब जो बचे दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो होते हैं ये आपके महाप्राण में देखने को मिलते हैं, महाप्राण में देखने को मिलता है। ठीक है, ये अल्प प्राण में देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर मैं आपकी और भी बात करता हूँ, जैसे अघोष की बात करते हैं, अघोष तो पहले जो होते हैं, पहला और दूसरा, ये आपके अघोष में देखने को मिलते हैं, पहला और दूसरा। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपको सघोष में देखने पड़ते हैं जब आप स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं। साथ ही जैसे और भी व्यंजन जैसे स्वर हैं, उनकी आगे भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा कौन कहाँ पर पड़ता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें घा दिया है, गा दिया है, डा दिया है, ठा दिया है और टा दिया, इनमें से कितने अघोष वर्ण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो अघोष वर्ण अगर आपको पता होगा तो आप बताएं अघोष वर्ण कौन सा आता है। तो पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अघोष वर्ण होता है। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा, अघोष वर्ण कितने हो जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। तो आप लोग जितने लोग समझ रहे हैं, देखो अगर मैं खा की बात करता हूँ, खा तो ये चा वर्ग में आता है, चा, छा, जा, सॉरी ये का वर्ग में आता, का, खा, गा, घा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये सगोश हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। का, खा, गा ये तीसरे पर आता है, ये देखिए आपका चौथे पर आता है, ये आपका तीसरे पर आता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये चा, छा, जा, का, खा, गा ये तीसरे पर है। इसको देखो अगर टा वर्ग में, टा, ठा, डा ये तीसरे पर ये भी आता है, टा, ठा ये दूसरे पर आता है, और ता ये पहले पर आता है। तो पहला और दूसरा यानी कि हमें कितने अघोष मिले, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अघोष मिले हैं, 2। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 2 अघोष मिले। ये देखो भाई दूसरे स्पर्श व्यंजन में दूसरे स्थान पर आता है, ये पहले स्थान में, ता वर्ग का पहला स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलें। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है, कह रहा है अल्प तालव्य हो, पहली बात तालव्य होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, अघोष होना चाहिए, व्यंजन का कौन सा उदाहरण है। देखिए अगर मैं तालव्य की बात करता हूं तो कंठ तालव्य यानी चा वर्ग के जितने भी होंगे आपको तालव्य में देखने को मिलेगा। ठा को हटा दो, छा इसको हटा दो, चा उछा ये आपको देखने को मिले। आपको पता है अघोष कौन से है, तो क्या बोलेंगे, आपको पहला होता है और दूसरा होता है, यानी चा और छा, ये आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका ये जाएगा सघोष में जाएगा, ये सघोष में होता है, ये क्या होगा, सघोष होगा। ठीक है, ये बाकी सघोष होगा तो अल्प और महा आपको देखने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अल्प महा आपको देखने की जरूरत नहीं, हालांकि ये जो अगर आप देखेंगे तो ये महाप्राण भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है गा, जा, छा, टा, ता इनमें से तालव्य हो और महाप्राण हो और घोष वर्ण कितने। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। पहली बात तालव्य कौन सा होता है, तो कंठ तालव्य यानी चा वर्ग के जितने भी होंगे तालव्य होंगे। तो गा को हटा दो, चा, जा, चा, छा, जा, झा। ठीक है, ता को हटा दो, अब बचे 3। अब 3 में आपको महाप्राण देखना है, उसमें साथ घोष भी देखना है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं घोष की, तो घोष भैया कौन कौन से होते हैं, तो आप घोष कहेंगे, घोष जो होते हैं मतलब सघोष को ही घोष कहा जाता है। यानी कि तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और पांचवा हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवें की अगर मैं बात करता हूँ तो इनमें देखो चा तो होगा नहीं क्योंकि ये तो पहले पर आता है, तो ये और अल्प प्राण है। और के बाद ये आपका महाप्राण है लेकिन दूसरे पर आता है, ये घोष में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक होगा या नहीं होगा, पहले ये देख लो। चा, छा, चा, छा, जा, और जा आता है आपका तीसरे पर, और घोष वर्ण भी तीसरा होता है। लेकिन अल्प महाअल्प ये क्या होता है, ये जा हो जाए जो अल्प प्राण होगा, ये क्या होगा दोस्तों, अल्प प्राण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। आप सभी को याद रखने हैं। फिर से मैं आपको बता दूं अगर आपके समझ में नहीं आया, देखो अगर मैं चा, छा, जा को पूरा लिख लूँ, देखो ये आपका होता है चा, 1 मिनट दोस्तों, क्या होता है, चा होता है। ठीक है, उसके बाद छा, फिर जा, फिर आपका झा, फिर या, ज्या। ठीक है, या अगर मैं देखता हूँ ये दोनों क्या है, ये देखो अल्प हो जाएगा, ये आपका अल्प है, ये महा है। ठीक है, महाप्राण है, ये भी आपका अल्प है। ठीक है, ये आपका महाप्राण है, ये आपका अल्प प्राण है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, ये आपको अघोष देखने को मिलते हैं, अघोष हैं। ठीक है, इन तीनों की बात करता हूँ, ये आपको सघोष देखने को मिलते हैं। कौन से दोस्तों, ये सघोष हो जाएंगे। क्लियर आप सभी को। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि महाप्राण इनमें से कौन सा होगा, तो महाप्राण और अघोष भी होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका 0 होगा, क्योंकि अगर चा में देखते हैं, चा दोस्तों 2 कंडीशन, एक कंडीशन एक तो तालव्य तो सभी है। ठीक है, तालव्य में है 3, बाकी ये आपका तालव्य नहीं है दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर 0 होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया स्वतंत्रियों के आधार पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ स्वतंत्रियों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्वतंत्रियों के आधार पर। बिल्कुल सही, आप लोग राइट आंसर देंगे, क्या होगा राइट आंसर,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। स्वतंत्रियों के आधार पर जो आपके व्यंजन हैं दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपका एक सघोष हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। ये आपका अघोष हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर स्वतंत्रियों के आधार पर पूछा जाए तो आपको याद रखना है दो प्रकार की बांटा गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार होता है? नाद होता है, घोष होता है या अघोष होता है? अगर प्रत्येक वर्ण का आपसे पूछा जाए, प्रत्येक वर्ण का क्या क्वेश्चन पूछा है? प्रत्येक वर्ण का जो आपका होता है प्रथम और द्वितीय क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया जो प्रथम द्वितीय होते हैं वो अघोष में होते हैं और तीसरा चौथा आपका सघोष होता है। क्लियर आप सभी को? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन को वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर बात करता है। अगर मैं बात करता हूँ उत्क्षिप्त, मतलब जो होता है वर्गीकरण नहीं है, यानी कि उच्छिप्त जो है ये आपका वर्गीकरण नहीं, उच्छिप्त जो है ये प्रत्न और उच्चारण के आधार पर वो जो आपका आता है ये इसमें नहीं है। फिर अच्छा ये आता किस में? तो उच्छिप्त जो है ये नवागत ध्वनियाँ है। कौन सी हैं दोस्तों? ये नवागत ध्वनियाँ। कैसी ध्वनियाँ है? ये नवागत ध्वनियाँ है। कैसी हैं दोस्तों? ये नवागत ध्वनियाँ हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये नवागत ध्वनियाँ है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें द्वितीय व्यंजन भी कहा जाता है, विकसित ध्वनियाँ भी इत्यादि कहते हैं। दादा बहन आपको याद रखना शब्दिक कोश में कोई भी हो, ठीक है, प्रारंभ होता है। अगर बात करते हैं अगला कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, अगर आपको देखेंगे तो ये आपके बाकी पार्श्व है, उसमें है और सघोष, ये आपके क्या है? ये आपके प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर आते हैं, लेकिन उच्छिप्त आपका ये नहीं आता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? जिनमें ना स्वर में उनकी गणना की जाए और न व्यंजन में की जाती है, तो राइट आंसर अयोग्यवा होता है। क्वेश्चन ये भी दोस्तों बनेगा कि जो अयोग्यवा होते हैं वो कुल कितने होते हैं? तो अयोग्यवा जो होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? अयोग्यवा जो कुल होते हैं वो दो होते हैं, ये आपको याद रखना। एक आपका कौन कौन सा होता है? अनुस्वार होता है, ये आपका क्या होता है? अनुस्वार। और एक आपका होता है विसर्ग, एक आपका क्या होता है? विसर्ग। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया? विसर्ग। जो विसर्ग होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कई बार अभी मैंने आपको बताया है। तो राइट आंसर क्या होगा? कंठ होगा। उच्चारण स्थान में अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो आपको विसर्ग बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तरह अनुसार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, मतलब सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो अनुसार जो होता है इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन में प्रभावित होता है। इसका अनुसार जो होता है, अनुसार नासिक व्यंजन होता है, इसे मतलब इससे जो आपका अंग की बिंदी होती है के रूप में दर्शाया जाता है, या चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ, इसे चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया, ये आपका गलत है, बल्कि इसे इस रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर है? इसे अंग की बिंदी के रूप में अनुसार को दर्शाया जाता है। विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अंग की बिंदी के साथ नहीं दिखाया जाता है। क्लियर है आप सभी को? आइए जैसे आपको क्वेश्चन अगर मैं लिखना चाहूँ ये अंश हो जाएगा, अंश अगर लिख दें अंश हो जाए, पंच लिख दें पंच, इस प्रकार जो होता है ये अनुसार के प्रयोग है। क्लियर है? आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनिया नहीं? अच्छा क्वेश्चन सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि ध्वनिया कितने प्रकार की हैं हिंदी में, हिंदी में अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में ध्वनिया कितने प्रकार की हैं, तो क्या बोलेंगे? हिंदी में अगर ध्वनियों की बात करते हैं तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन से सर? एक आपकी स्वर हो जाएगी, एक आपकी व्यंजन हो जाएगी। ये आपकी स्वर हो जाएगी, एक आपकी व्यंजन हो जाएगी। जो ध्वनिया होती है वो दो प्रकार की होती है। क्लियर आप सभी को? इतनी बात। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनिया नहीं है, कि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनिया नहीं है। तो देवनागरी लिपि की अगर मैं बात करता हूं तो गिवरा ध्वनि कोई भी ध्वनि नहीं होती, बाकी कंठ होती है, मूर्धा होती है, दंतोष्ठ होती है, आपको पता होगा। ठीक है, ओष्ठ भी होती है, दंतोष्ठ होती है, कंठ तालव्य होती है, दंत होती है, ये सभी होती हैं, लेकिन गिवरा ध्वनि कोई प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि रा का विवरण क्या है? रा का विवरण क्या है? ठीक है, तो अगर रा की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये भी पता होगा, तो रा जो है एक लुंठित वर्ण है। कैसा है? लुंठित और पार्श्विक, ये दो आपके ला जो होता है, ला वो आपका होता है पार्श्विक, और जो ला होता है वो आपका लुंठित होता है। क्या होता है? लुंठित। तो अगर मैं लुंठित के अनुसार देखूँ तो आपको तीनों ऑप्शन में कोई नहीं मिला, विकल्प उत्तर ए के साथ आप बिना कुछ कहे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि सघोष है, ये भी आपको बात, अल्पप्राण है, और व्यंजन तो है ही है। ठीक है, और वर्तस्व भी है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए। उम्मीद आप सभी को समझ में आए होंगे ये 20 क्वेश्चन। 20 में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएं। वर्णमाला के बेहतरीन क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूपीएसआई और क्या नाम उसका यूपी कांस्टेबल, बाकी अन्य भी एग्जाम के एक दो क्वेश्चन जो मुझे बेहतरीन लगे मैंने उठाए हैं। उम्मीद आप सभी को समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।